जय हिंद माय डियर गाइस। मैं यूनिक ब्रेन स्टडी चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। रोजमर्रा की तरह आज हम फिर एक वीडियो बनाने जा रहे हैं जो कि क्लास 10th और नर्सिंग असिस्टेंट अग्निवीर के लिए एप्लीकेबल है। तो हम देखेंगे पहले क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है मोस्ट सोनरस मेटल इज, यानी आप किसी बर्तन को आप देखें, बर्तनों में आप बर्तन ले लीजिए। बर्तन यदि आपका सिल्वर का बर्तन है आप उस नीचे पटकेंगे तो आवाज कम करेगा। लोहे का बर्तन है उसको आप नीचे पटकेंगे तो आवाज कम करेगा। लेकिन कॉपर का यदि कोई बर्तन है, कॉपर के किसी बर्तन को, किसी चीज को, आइटम को आप नीचे डालेंगे तो ज्यादा आवाज करेगा। यानी वो क्या है, मोस्ट क्या है, सोनरस है। तो इसमें क्या आएगा, कॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम। स्पीड ऑफ लाइट थ्रू ग्लास इन डैश किलोमीटर पर सेकेंड, यानी ग्लास के अंदर जो स्पीड है लाइट की वो कितनी होती है, 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड ग्लास के अंदर स्पीड होती है लाइट की, कितनी, 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एज पर वेलोसिटी ऑफ लाइट थ्रू ग्लास इट्स रेफ्रेक्ट इंडेक्स इज, यानी लाइट के अंदर, ग्लास के अंदर लाइट का रेफ्रेक्ट इंडेक्स क्या होता है, और तो ये होता है 5/3 और 1.66। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। BHC इज द, BHC का मतलब होता है बेंजेन हेक्सा क्लोराइड। तो BHC क्या है, BHC एक फसलों में डालने के लिए एक पेस्टिसाइड है। तो BHC इज द पेस्टिसाइड। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। पॉइस्चराइजेशन ऑफ मिल्क डिस्ट्रॉय इट्स। पॉइस्चराइजेशन क्या होता है, पॉइस्चराइजेशन होता है, आप देखते हैं गांव में जो आते हैं दूधिया वगैरह, आप डेयरी पे दूध ले जाते हैं। दूध जाने के बाद में, इकट्ठा होने के बाद में डेयरी वाला उसमें गाड़ी में लोड करके बाहर भेजता है, जैसे शहर में जाता है। शहर में जाने के बाद में फिर कहां पहुंचेगा, फैक्ट्री में जाएगा। फैक्ट्री से वो दूध को क्या करते हैं, पॉइस्चराइज करते हैं। पॉइस्चराइज का मतलब है दूध को हाई टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है। गर्म करने के बाद में फिर उसको एकदम ठंडा किया जाता है, बिल्कुल कोल्ड कर दिया जाता है, और एक पैकिंग में पैक कर दिया जाता है। और पैक करने के बाद में उसका एक ऐसा 3-4 दिन चलने की उसमें एक्सपायरी डेट दे दी जाती है, यानी 3-4 दिन तक वो दूध फटता नहीं है। इस तरह से वर्क को हम क्या कहते हैं, पॉइस्चराइजेशन कहते हैं। तो पॉइस्चराइजेशन क्या होता है, उसमें बैक्टीरिया को मार देता है, और वो बैक्टीरिया कौन से होते हैं, पैथोजेनिक बैक्टीरिया। डिस्ट्रॉय करता है किसको, पैथोजेनिक बैक्टीरिया को। पैथोजेनिक बैक्टीरिया को वो खत्म कर देता है। क्वेश्चन नंबर 6। प्योरेस्ट कॉमर्शियल फॉर्म ऑफ आयरन इज, यानी जो प्योर बिल्कुल लोहा है वो कौन सा होता है। तो प्योर लोहा होता है, उसको बोलते हैं हम रोट आयरन, यानी पिटमा लोहा। इसके अंदर कार्बन की जो मात्रा होती है वो तकरीबन 0.08% ही रह जाती है। यानी पिटमा लोहा, जब लोहे को गर्म करते हैं तो बिल्कुल लाल हो जाता है। लाल होने के बाद में उसका हम कुछ एपरेटस, कुछ आइटम बनाते हैं, और आइटम बनाने के लिए उसको पीटते हैं। तो उसमें जो कार्बन की मात्रा बिल्कुल खत्म हो जाती है, उसके अंदर कार्बन की मात्रा अप्रॉक्स 0.08% रह जाती है। तो वो क्या होता है, बिल्कुल प्योर लोहा होता है, उसको हम क्या कहते हैं, रोट आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम। 7 में दिया हुआ है दी पोर्शन ऑफ शैडो विच इज
कंप्लीटली डार्क इज कॉल्ड। आप देखते हैं जैसा कि सूर्य चंद्र ग्रहण पड़ता है, चंद्र ग्रहण के अंदर आपको थोड़ा सा, यदि चंद्र ग्रहण संपूर्ण रूप से नहीं पड़ा है यानी पूर्ण रूप से नहीं पड़ा है, तो उसके अंदर आपको क्या दिखाई देगा, आकाश के अंदर इस तरह से दिखाई देगा, जिससे कि आपकी जो यहां पर शैडो है, कुछ ना कुछ शैडो तो मिलेगी, कुछ तो आपको दिखाई देगा। लेकिन यदि कंप्लीट चंद्र ग्रहण पड़ता है तो उस टाइम पर क्या होगा, आपको ये कुछ नहीं दिखाई देगा, बिल्कुल अंधेरा होगा। इस तरह से आपके घर के अंदर यदि अंधेरा है तो जो आपकी शैडो है, जो आपकी छाया है, वो क्या होगी, एकदम डार्क हो जाएगी, बिल्कुल आपको दिखाई नहीं देगी। तो उस डार्कनेस को हम क्या कहते हैं, उस डार्कनेस को कहते हैं हम अम्ब्रा। क्या कहते हैं इसको, अम्ब्रा। और जो पार्सली डार्क होता है, जैसे मैं अभी फोटो बना के दिखाया था, एक छोटा सा चांद दिखाई दे रहा है मामूली सा आपको, जिसको हम दौज का बोलते हैं, दौज का चांद बोलते हैं, तो इस तरह दिखाई देता है, तो उसको बोलते हैं पेनुम्ब्रा। क्या कहेंगे, पेनुम्ब्रा। यानी इसमें क्या देता है, पार्सली दिखाई देता है, यानी पूरा डार्कनेस नहीं होगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। 9 में सॉरी क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है दी एग सेल मेड ऑफ। जो आपके अंडे की बाहर वाली जो परत है, जो सेल है, वो किसका बना होता है, वो बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। किसका होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या है, आपकी एयर है, वाटर है, गैसेज है, ये क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। लेकिन रिन्यूएबल रिसोर्सेज गैस क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज गैस होती है नाइट्रोजन। कौन सी होती है, नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 10, पॉलीमर्स कॉन्सिस्ट ऑफ डैश कंपाउंड। जैसा कि बताया था कि जो वातावरण के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन कंपाउंड कितने होते हैं, कार्बन का जो यौगिक है वो की परसेंटेज कितनी होती है, 0.03%। लेकिन इतना होने के बावजूद भी कार्बन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर चीज जो आप देखते हैं आपके दैनिक क्रिया में, दैनिक जीवन में, आपके जो डेली रूटीन में जो चीज आती है वो मैक्सिमम कार्बन की बनी होती है। तो इस तरह से जो आप कपड़ा पहन रहे हैं, रेंस का या नाइलॉन्स का, और ये जो कपड़े पहनते हैं पॉलीमर का, पॉलिस्टर का जो कपड़ा पहनते हैं, किसका बना होता है, कार्बन का इसमें मात्रा होती है। तो इसको बोलता है पॉलीमर्स इज कॉन्सिस्ट ऑफ डैश कंपाउंड। कौन सा कंपाउंड, कार्बन कंपाउंड, यानी कार्बन का कॉन्सिस्ट है, कार्बन कंपाउंड। क्वेश्चन नंबर 11 में देखते हैं हम, नेगेटिव इलेक्ट्रोड ऑफ ड्राई सेल मेड अप। जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है आपके ड्राई सेल का, वो किस चीज का बना होता है, MnO2। मैग्नीज डाइऑक्साइड ऑक्साइड। यानी आपका जो पॉजिटिव सेल है वो क्या, कार्बन का बना हुआ है, और नेगेटिव सेल किसका बना होता है, आपका MnO2 का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं, मेन कंपोनेंट ऑफ कॉमन सॉल्ट आर। जो आपका नमक होता है उसमें कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, उसमें एक सोडियम होता है और दूसरा होता है क्लोरीन। यानी उसका फॉर्मूला क्या है, नमक का फॉर्मूला क्या है, NaCl। तो इसमें क्या होता है, सोडियम होता है, Na क्या है, सोडियम, और Cl क्या है, क्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में देखते हैं हम, एलपीजी। एलपीजी क्या है, आपकी एलपीजी गैस है,
एलपीजी गैस आपके घरेलू गैस होती है जो कि आप जलाते हैं, आपके घर में काम देती है, एक ईंधन के रूप में काम करती है। और इसके बाद में एलपीजी के कुछ गाड़ियां थी जो कि प्रदूषण ज्यादा होने की वजह से इनको बंद किया जा रहा है। और अभी गैस कौन सी गाड़ी चल रही है? सीएनजी की गाड़ियां चल रही हैं। अमूमन जो बसें आ रही हैं किसकी आ रही है? सीएनजी की आ रही है। और पेट्रोल और डीजल की बसों को बंद करा जा रहा है। तो एलपीजी क्या है? आपका घरेलू ईंधन गैस है। तो एलपीजी को का फुल फॉर्म क्या है? लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस। सॉरी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर कुछ हाइड्रोकार्बन्स होता है। हाइड्रोकार्बन्स की कुछ मात्रा होती है। इसके बाद आता है सीएनजी। जैसे बताया मैंने, एलपीजी को हटाकर जो गाड़ियां हमारी एलपीजी से चलती थी, अभी क्या चला दिया गया है? सीएनजी की गाड़ी चलाई गई है। यानी गैस को क्या करें? नेचुरल गैस को क्या किया है? कंप्रेस कर दिया गया और एक सिलेंडर में भर दिया जाता है। तो इसको बोलते हैं गैस। नेचुरल गैस को क्या करते हैं? हम कंप्रेस कर देते हैं। तो इसकी फुल फॉर्म क्या हो गया? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसके अंदर एक कंप्रेस नेचुरल गैस कौन सी होती है? इसको बोलते हैं मीथेन। और इसके अंदर क्या क्या भरा जाता है? यानी प्रोपेन और ब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन को मिलाकर इसमें भर दिया जाता है। इसके अलावा हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में एलसीडी। एलसीडी जो आप देखते हैं, आप घर में लगी हुई है एलसीडी, इनको हम बोलते हैं लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। क्रिस्टल डिस्प्ले। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 16 में एन आयरन रॉड इज प्लेस्ड इन करंट कैरिंग कॉइल, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल। यानी यदि कोई ये आयरन रॉड है, इस आयरन रॉड के ऊपर कॉइल लपेट दे, कॉइल लपेटने के बाद में आप उसको इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, तो क्या होगा? इसमें कॉइल में भी क्या मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा और आयरन रॉड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होगा। यानी मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगी? ज्यादा निकलेंगी। इस तरह से इसमें यदि इस तरह से किया जाए तो क्या होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स यानी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है वो क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएंगी, यानी इंक्रीज हो जाएंगी। तो इसका मतलब क्या है? एन आयरन रॉड इज प्लेस्ड इन करंट कैरिंग कॉइल, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल इंक्रीज। इंक्रीज। क्या हो जाएंगे? इंक्रीज हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17, एनिमल गिव बर्थ टू यंग वंस इज कॉल्ड। यदि एक नए बच्चे को जन्म देता है कोई मैमल्स, एनिमल्स देता है, तो उसको क्या कहते हैं? हम उसको कहते हैं हम वीवी पैरस। क्या बोलते हैं? वीवी पैरस। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, स्पॉन्टेनियस कंबशन इज द एग्जाम्पल ऑफ बर्निंग ऑफ डैश।
यानी स्पॉन्टेनियस क्या होता है, ये होता है स्वजलन, यानी अपने आप जलने वाला, अपने आप जलने वाला कंबुशन का एग्जाम्पल क्या है, बर्निंग ऑफ फास्फोरस। फास्फोरस को आप यदि फ्री छोड़ दें तो उसमें खुद आग लग जाएगी। तो इसको फास्फोरस को कहां रखते हैं हम, किसमें रखते हैं, केरोसिन के अंदर, कि अपने आप आग ना पकड़े। तो बर्निंग ऑफ क्या है, फास्फोरस। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। ये जो सारे मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, एक बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, बहुत ही आपको छोटे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1 किलोवाट इजिकल टू डैश जूल। तो 1 किलोवाट इजिकल टू होता है 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 हॉर्स पावर इजिकल टू, 1 हॉर्स पावर इजिकल टू होता है 1 किलोवाट। इसको 5 कर लीजिए, क्या होता है 1 किलोवाट। क्वेश्चन नंबर 21, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या बोलता है, अभी आपने ये साइड कर ली होगी तो मैं इसको मिटा देता हूं। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल में ये थंब है आपका, अंगूठा, ये इंडेक्स फिंगर, ये मिडिल फिंगर। यानी इन तीनों चीज को आप, अंगूठा, आपका इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर, इनको एक दूसरे के आप परपेंडिकुलर रखें, तीनों को एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखें, तो ये थंब आपका फोर्स को जाहिर करेगा, यानी जिस साइड में बल लग रहा है उसको जाहिर करेगा। इंडेक्स फिंगर जाहिर करेगी आपकी मैग्नेटिक फील्ड, और आपका मिडिल फिंगर जाहिर करेगा डायरेक्शन ऑफ करंट। ये क्या है, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल है, लॉ ऑफ मैक्सवेल राइट हैंड, यानी दाहिने हाथ का नियम मैक्सवेल का क्या है। मैक्सवेल कहता है कि यदि आप किसी आयरन रॉड को इस तरह दाहिने हाथ से पकड़े कि आपका अंगूठा रॉड की तरफ हो, ऊपर की तरफ हो, तो यदि करंट की डायरेक्शन को जाहिर कर रहा है, तो जो उंगलियां हैं आपकी, ये वे ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स को जाहिर करेंगी, यानी जो विद्युत बह रहा है उसकी डायरेक्शन को जाहिर करेंगी। ये इलेक्ट्रिक जो आपका जो फील्ड बन रहा है, यानी जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तो क्या होगा, लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक माइनस फ्लक्स को जाहिर करेंगे, इलेक्ट्रिक माइनस जो लाइन्स को जाहिर करेंगे, यानी ये आपके रास्ता बताएंगे कि बिजली किस साइड में चल रही है, आपका जो विद्युत है किस डायरेक्शन से चल रहा है, ठीक है। और ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ आपका करंट को दिखाएगा।
और उंगली क्या बताएंगी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स यानी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, नॉर्मल रेडिएबल डिस्टेंस ऑफ आई, यानी आप किताब पढ़ते हैं आंखों से अपने आंखों के सामने रखकर, जो आपकी नॉर्मल दूरी है, साधारण दूरी आंख की कितनी नॉर्मली होनी चाहिए, कितना है 25 सेंटीमीटर, जिसको आप रीड कर सकते हैं ठीक तरह से, 25 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 24, इमेज ऑन रेटिना, आपके अंदर एक आंख के अंदर एक लास्ट में एक पोर्शन होता है जिसको हम कहते हैं, एक हिस्सा होता है जिसको हम कहते हैं रेटिना। रेटिना के ऊपर आपकी जो आंख से लेंस से जो रेज जा रही है उसकी इमेज बनती है, उसका एक बिंब बनता है, और वो कैसा बनता है, उल्टा बनता है। यदि इस तरह से कोई खड़ा हुआ है, मेरा पेन है, इस तरह से देखने में ऊपर क्या है, इसका पोलर लगा हुआ है यानी कवर है, और नीचे इसका दूसरा पोर्शन है, तो ये क्या बनेगा, वहां पर रेटिना पर उल्टा हो जाएगा, यानी एक्चुअल बनेगा जैसा है ऐसे ही बनेगा, एज इट इज बनेगा, लेकिन उल्टा बनेगा। इसको क्या करती है, ऑप्टिकल नर्व्स होती है, कान आती है, ब्रेन के अंदर ले जाती है, और ब्रेन इसको एसेस करता है और बताता है कि ये पेन ऐसा ना होकर ऐसा है, और ये एक्चुअल में क्या है, आपका एक मार्कर पेन है। तो रेटिना पर इमेज कैसी बनती है, एक्चुअल यानी रियल एंड अपोजिट। नेक्स्ट हम देखते हैं लोएस्ट डेविएशंस ऑफ लाइट कलर बाय प्रिज्म। यदि प्रिज्म के अंदर हम लाइट को देखें, लाइट के स्पेक्ट्रम को देखें, तो हमको कैसा दिखाई देता है, और लोएस्ट डेविएशन किस किरण का होता है, किस रेज का होता है। तो देखिए एक प्रिज्म है, यहां पर ये कोई प्रिज्म है, और प्रिज्म के अंदर यहां पर कोई रेज जा रही है, ये तो ये क्या होगा, यहां पर क्या होगा, डाइवर्ट हो जाएगी इस तरह से, इसको जाना चाहिए था, ये क्या करेगी, यहां से झुक जाएगी। इसके बाद में यहां से क्या होगा, ये अभी यहां से निकलने वाली रेज है, ये वही व्हाइट लाइट है, आपकी व्हाइट लाइट जा रही है, और यहां पर क्या होगा, प्रिज्म के अंदर क्या होगा, इसमें इसके बाद में आपको ये लाइट 7 रंगों में दिखाई देगी, यानी सबसे ऊपर क्या आएगी, जिसका डेविएशन क्या होगा, कम होगा, और वो क्या होगी, आपकी रेड लाइट होगी, इसका डेविएशन कम होगा। तो सबसे ऊपर क्या होती है, रेड, तो इसको हम मैं क्या लिख दूं, क्या होती है, रेड वाला। लोएस्ट डेविएशन किसका होता है, रेड का होता है। और उसके बाद में आपकी इस तरह से 7 लाइट होगी, और लास्ट में क्या आएगी, आपकी अल्ट्रावायलेट यानी वायलेट, वी। तो कौन कौन सी होती है, मैं पहले बता चुका हूं कई बार। आपका क्या होता है, विबग्योर, इससे क्या होता है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। इस स्पेक्ट्रम के अंदर रेड वाली लाइट क्या होती है, सबसे ऊपर होती है, और उसके बाद में ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वायलेट सबसे नीचे होती है। तो सबसे ज्यादा डेविएशन किसका होता है, सबसे ज्यादा कौन झुकी होती है, वायलेट। तो लास्ट वाली क्या होती है, वायलेट, ये सबसे ज्यादा झुकी होती है। तो सबसे कम कौन सी होती है, आपकी रेड होती है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में दिया एसआई यूनिट ऑफ, ऐसा यूनिट में दिया हुआ है, बात नहीं कर रहा, बताओ पहले क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर, हिंदी वाले कहते हैं विभवांतर।
इंग्लिश में कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस की ऐसा यूनिट क्या है? वोल्ट है। विद्युत धारा यानी करंट की क्या है? एम्पियर। उसके बाद क्या है? रेजिस्टेंस, जिसको बोलते हैं हिंदी में प्रतिरोध। इसकी क्या है? ओम्स। इसको बी से डिनोट करते हैं, इसको ए से, और इसको इसे डिनोट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 वाट इज इक्वल टू, सॉरी एक रह गया क्वेश्चन नंबर 20, इसको अमेंड कर लीजिए आप। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 किलोवाट, 746 वाट। सॉरी इसको अमेंड कर लीजिए। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट, 740 वाट। 1 वाट इज इक्वल टू क्या होता है? 1 जूल पर सेकेंड। 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये एक मिरर का पॉइंट क्या है? मिरर का है, इसके अंदर रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर इन मिरर। मिरर के अंदर जो एफ है फोकल लेंथ और जो उसकी रेडियस है उसके बीच में क्या फर्क है? अब देखिए ये कोई लेंस है, तो सॉरी एक दर्पण है, एक मिरर है। इसको यदि गोले को पूरा किया जाए तो इसका एक कोई रेडियस होगा जिसको बनाकर ये गोला पूरा होगा। तो उस यानी ये क्या होगा? इसको काटा ना जाए, ये थोड़ा बनाने में हो रहा है मेरे को। ये रफ है, मैं पूरा नहीं बना, वैसे नहीं बना रहा हूं। इसका ये रेडियस होगा और ये होगा इसका रेडियस। इसको मैं काट दिया इतने को, तो क्या होगा? एक दर्पण बन गया। और वो दर्पण कौन सा है? यदि इस साइड में पॉलिश किया हुआ तो ये क्या है? दबा हुआ है साइड में। तो यानी क्या है? ये अवतल दर्पण है, यानी ये एक कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स मिरर है। तो इसके अंदर आप देखिए, ये इसको हम क्या बोलेंगे? इतने पोर्शन को हम क्या बोलेंगे? रेडियस। ये क्या है? रेडियस। लेकिन इसके बीच में क्या होगा? फोकस होगा, जिसको बोलते हैं फोकल डिस्टेंस, फोकल लेंथ। तो ये फोकल लेंथ और इसका रिलेशन क्या है? यानी एफ इजिकल टू होता है R/2, यानी रेडियस का आधा कर दिया है तो वो क्या होगा? फोकल डिस्टेंस होगा। क्वेश्चन नंबर 29, फोकल लेंथ ऑफ मिरर। फोकल लेंथ ऑफ मिरर, यदि आपका मिरर कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स मिरर है, तो जो आपकी फोकल लेंथ होगी वो क्या होगी? नेगेटिव में होगी, ऋणात्मक होगी। और कॉनकेव है तो फोकल लेंथ क्या होगी? पॉजिटिव होगी, यानी धनात्मक होगी। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। लॉ ऑफ ऑक्टेवस ऑफ न्यूलैंड्स, यानी जे न्यूलैंड्स का एक अष्टक का नियम, लॉ ऑफ ऑक्टेवस क्या था? तो इसने बताया था जे न्यूलैंड ने कि यदि एलिमेंट्स को
उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा जाए, यानी ये कोई परमाणु भार है, यहां पर उसका कोई मेटल है, उसका 1 है और उसको बढ़ते क्रम में रखा जाए, तो 8वां जो मेटल है, 8th मेटल है, इसका जो केमिकल प्रॉपर्टी है और फिजिकल प्रॉपर्टी पहले वाले से मिलेगी, यानी जो फर्स्ट वाले से मिलेगी। यानी हर फर्स्ट वाले की प्रॉपर्टी 8वें वाले के मुताबिक सेम होगी। उसकी केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होंगी? सेम होंगी। उसके रासायनिक गुण और भौतिक गुण क्या होंगे? दोनों के सेम होंगे। तो इसको क्या बोलते हैं हम? किसका नियम है ये? न्यूलैंड्स का अष्टक का नियम, यानी ऑक्टेवस लॉ ऑफ ऑक्टेवस ऑफ न्यूलैंड्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल के अंदर जब इसके बाद में न्यूलैंड्स के बाद में मेंडलीफ ने अपना विचार दिया कि पीरियोडिक टेबल मेरे मुताबिक होना चाहिए, उसने भी क्या किया? एटॉमिक वेट को लेकर अपना टेबल बनाया। लेकिन उस टाइम पर वो सिर्फ थोड़े से एलिमेंट्स का ही अपना सिद्धांत को पूरा कर पाया, बाकी एलिमेंट्स रह गए उसके टेबल के अंदर, बाकी काफी जगह रह गई, काफी कमी रह गई। यानी उसके अंदर जो कुछ गैसेस थी, निष्क्रिय गैस, उनके लिए जगह नहीं थी, काफी कमियां थी। तो उसके अंदर एलिमेंट्स कितने थे? टोटल एलिमेंट्स उस टाइम पर मेंडलीफ की सारणी में कितने थे, वो आप बताएंगे कमेंट्स में मेरे साथ कि मेंडलीफ की जो टेबल था, आवर्त सारणी थी, उसके अंदर एलिमेंट्स कितने थे। तो मुझे उम्मीद है कमेंट्स में आप बताएंगे। इसके बाद नेक्स्ट पीरियोडिक टेबल बना जिसके अंदर 118 अभी फिलहाल एलिमेंट्स है। यानी ये मेंडलीफ का जो पीरियोडिक टेबल था ये परिपूर्ण नहीं हो पाया, और उसके बाद में एक टेबल बनाया गया जो कि एटॉमिक नंबर को लेकर बनाया हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है और ये इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। छोटा था। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं हम। एटॉमिक वेट यानी परमाणु भार या एटॉमिक मास क्या है? परमाणु भार क्या है? यानी इलेक्ट्रॉन, किसी भी एलिमेंट्स के सेंटर में क्या होता है? एक न्यूक्लियस होता है, एक न्यूक्लियस होता है, और इसके अंदर क्या कहा होता है? प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, और बाहर इसके ऑर्बिट में क्या घूमते हैं? अपने ऑर्बिट में क्या घूमते रहते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। और कितने इलेक्ट्रॉन हैं? ये उसका, यानी कितने ऑर्बिट है और कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके ऊपर उसका नाम पड़ता है। यानी हाइड्रोजन के कितने हैं, कार्बन के कितने हैं, सल्फर के कितने हैं, क्लोरीन के कितने हैं। लेकिन यहां पर जो न्यूक्लियस के अंदर जो होता है, यहां पर प्रोटॉन होता है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, यानी इस पर कोई चार्ज नहीं होता, उदासीन होता है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिलाकर क्या बनता है? यानी टोटल कितने प्रोटॉन है उस के न्यूक्लियस के अंदर, केंद्र के अंदर, और कितने न्यूट्रॉन हैं, वो मिलाकर क्या बनता है? एटॉमिक वेट एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आता है। नेक्स्ट एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही उसके कक्ष में, उसके ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन
अपनी अभिक्रिया करने के लिए, अपनी केमिकल रिएक्शन करने के लिए निकल जाते हैं या इलेक्ट्रॉन्स बाहर से ले लेते हैं। यानी इसमें क्या कैटाइन हो जाते हैं या एनाइन होता है। तो यानी इलेक्ट्रॉन का निकलना या बाहर जाना, तो जिससे कि इसकी वैलेंसी क्या होती है, कम हो जाती है। यानी जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो प्रोटॉन के बराबर नहीं रहते हैं, इसलिए एटॉमिक नंबर बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। थोड़ा मिट जाता है। क्वेश्चन नंबर 35, वर्क ऑफ क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के अंदर क्लोरोफिल का क्या काम है? क्लोरोफिल का काम है, एक हरित लवण होता है, इसका काम है जो लाइट है उसको ऑब्जर्व करना, यानी जो आपका प्रकाश मिल रहा है उसको क्या करना, पकड़ना। यानी वर्क क्या है इसका, ऑब्जर्विंग द लाइट। जिससे ये क्या करते हैं, अपना खाना बनाते हैं। लाइट को पकड़ेगा, लाइट में से क्या क्या मिलेगा, यानी वातावरण से क्या क्या मिलेगा, और ये अपना खाना बनाएगा। पानी मिलेगा, वाष्पीकरण मिलेगा, उसके बाद में उसमें गैस मिलेगी और एक सनलाइट मिलेगी, जिससे ये अपना खाना बनाएंगे पौधे। नेक्स्ट है क्लोरोप्लास्ट इज द मेन साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्लोरोप्लास्ट क्या है? हकीकत में क्लोरोप्लास्ट क्या है? एक क्लोरोप्लास्ट क्या है, हरित लवण है जो कि फोटोसिंथेसिस की एक मेन साइट है। यदि क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा तो आप खाना नहीं बनाएंगे, यानी हरित चीज नहीं होगी। आप देखते हैं कि पौधे क्या होते हैं, पीले पड़ जाते हैं। पीले पड़ने के बाद में वो जो सूर्य से रोशनी नहीं ले पाते हैं, तो उनका खाना नहीं बन पाता है। खाना आपके उसके जो स्ट्रीम्स हैं, जो उसकी पत्तियां हैं, उसमें नहीं पहुंच पाता है, और पेड़ क्या होता है, वो मर जाता है। तो इसमें क्लोरोप्लास्ट क्या है, एक हरित लवण है, जिसकी वजह से ये खाने का प्रोसेस पूरा होता है। ये फोटोसिंथेसिस के लिए एक मेन चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, डैश एंड पेप्सिन जूस इन सेक्रेटेड बाई पेनक्रियाज। पेनक्रियाज के से दो बोल रहा है कि जूस निकलते हैं, और वो कौन कौन से हैं? एक तो पेप्सिन है और दूसरा क्या है, ट्रिप्सिन। दूसरा क्या है, ट्रिप्सिन। दो तरह के जूस निकलते हैं जो कि पाचन क्रिया में काम देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 में क्या है, एक्सक्रेटरी यूनिट ऑफ ह्यूमन इन एक्सक्रेटरी सिस्टम इज। एक्सक्रेटरी सिस्टम के अंदर एक्सक्रेटरी यूनिट क्या है, वो है नेफ्रॉन। क्या है, नेफ्रॉन। क्वेश्चन नंबर 39, ब्लड कंसिस्ट ऑफ डैश फ्लूइड मीडियम। यानी किस माध्यम से ब्लड बना होता है, और वो क्या माध्यम होता है, क्या मीडियम होता है, उसको कहते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा। क्वेश्चन नंबर 40, रॉ मटेरियल ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के क्या क्या रॉ मटेरियल्स होते हैं? तो फोटोसिंथेसिस में के लिए कार्रवाई के लिए हमको क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए, उसके बाद में वाटर चाहिए, पानी चाहिए, और क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड। ये मेन तीन चीज तो होनी चाहिए, और वातावरण के अंदर जो कुछ है उसको रिसीव करेगा, जितनी भी गैस है उनको रिसीव करेगा,
और क्या छोड़ेगा, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। और वो कहाँ ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं, जो कि हमारे रेस्पिरेशन के लिए बहुत जरूरी है। यानी यदि पेड़ पौधे ज्यादा हैं तो ऑक्सीजन ज्यादा छोड़ेंगे। हम जहां पर रहते हैं उस एनवायरनमेंट में यदि पेड़ पौधे ज्यादा हैं तो हमें ऑक्सीजन ज्यादा मिलेगी और हम स्वस्थ रहेंगे। तो इसलिए पेड़ पौधों का लगाना हर व्यक्ति का काम है, कम से कम एक पौधा लगा के जाए। तो पेड़ पौधों का होना बहुत ही आवश्यक है। पेड़ काटने के बाद में यदि पेड़ काटते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, यानी ये वातावरण के लिए, हमारे जनजीवन के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। इसको बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन। उसके बाद में पेड़ द्वारा लगाया जाता है, उसको बोलते हैं रिफॉरेस्टेशन। यानी डिफॉरेस्टेशन और रिफॉरेस्टेशन। तो इसमें आप देखते हैं कि आपको क्या क्या जरूरत है। आपके जो रॉ मटेरियल्स हैं फोटोसिंथेसिस के, यानी फोटोसिंथेसिस मीन्स प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या जरूरत है आपका, सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, ब्लड ऑफ सुपर वेना केवा फ्लो इनटू। जो आपकी महाध्वनि है उसके अंदर सुपर एनोकेवा केवा है, उस सुपर एनोकेवा के अंदर ब्लड क्या करता है, कहां जाता है, वो आदमी के राइट साइड वाला जो ऊपर वाला पोर्शन है। हार्ट के क्या होते हैं, 4 पोर्शन होते हैं। 2 क्या होते हैं, आलिंद होते हैं और 2 विलय होते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं, आलिंद और विलय। ऊपर वाले को हम क्या बोलते हैं, एट्रियम, और नीचे वालों को दोनों क्या बोलते हैं हम, वेंट्रिकल। तो राइट एट्रियम में जाता है। कहां जाता है ये, इनटू राइट एट्रियम। तो ब्लड कहां जाता है, सुपर वेना कावा से राइट एट्रियम के अंदर। फाइनल क्वेश्चन नंबर 42, फाइनल डाइजेस्ट फूड इन। यानी फाइनल में जो डाइजेस्ट सिस्टम है, इसमें खून जो हमारा खाना है कहां पर पचता है, फाइनली खाना हमारा कहां पचता है। तो आप देखिए, खाना हमारा पहले पहुंचता है स्टोमक के अंदर। स्टोमक के अंदर खाने के लिए वेरियस टाइप के इसमें क्या होते हैं, जूस मिलते हैं जो कि खाने को बचाने की कोशिश करते हैं, जिसमें HCl भरा होता है, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। स्टार्टिंग में उसमें क्या होता है, जैसे यहां पर ये एक शक्ल कैसी होती है इसकी, एज ए जे की तरह। तो यहां पर एक क्या हाइड्रोक्लोरिक एसिड भरा होता है, और इस यानी HCl। और HCl ये क्या करता है, खाने के अंदर जो कुछ बैक्टीरिया खराब आ गए बैक्टीरिया, उनको क्या करता है, दहन कर देता है। लेकिन ऐसे बैक्टीरिया जिनको दहन करता है, क्योंकि ये एक एसिड है तो इसका काम है, इसको जो हमारा स्टोमक है उसको जला देना चाहिए, लेकिन जला नहीं पाता है, क्योंकि इसके अंदर एक क्या होता है, म्यूकस होता है। क्या होता है, म्यूकस। खाने को आपकी जो परत है, ये बाहर वाली जो परत है काफी नाजुक होती है, इनको ये HCl जला नहीं पाता है। यानी म्यूकस क्या करता है, खाने को पहला काम है उसका चिपचिपा कर देना। यानी पहला काम क्या है इसका, भोजन को चिपचिपा कर देना। और ये चिपचिपा वाला काम आपकी जो लाल ग्रंथि है, यानी जो आपकी सैलिवरी ग्लैंड्स हैं, वो भी करती हैं। और यही काम कहां होता है, स्टोमक में जाकर होता है। और दूसरा काम है इसका, जो लेयर है उसकी, जो स्टोमक की लेयर है उसको सेफ्टी देना, उसकी सुरक्षा करना। HCl से उसकी क्या करना है, सेफ्टी देना। इसकी सेफ्टी देना। तो ये काम किसका था, म्यूकस प्रोटेक्ट। क्या प्रोटेक्ट करता है,
जैसा कि मैं इसमें आ चुका है लेयर ऑफ स्टोमक। स्टोमक की लेयर को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। लेकिन यहां से जो खाना है थोड़े से यानी पार्सली क्या करता है, क्या होता है खाने में, उसका डाइजेशन होता है पार्सली। उसके बाद खाना जाता है डिओडिनम के बाद में खाना जाता है आपका कहां, छोटी आंत में, जिसको बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद में खाने का परिपूर्ण पाचन हो जाता है, यानी पूर्ण रूप से क्या होता है, डाइजेस्ट हो जाता है। तो फाइनली डाइजेस्ट फूड इन कहां होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, यानी छोटी आंत के अंदर। जिसको बोलते हैं हम स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके अंदर भोजन की पूरी पाचन क्रिया खत्म हो जाती है। तो ये थे आपके क्वेश्चन 43 क्वेश्चंस जो कि मैं कवर कर चुका हूं। मुझे आशा है कि आप मेरे साथ चल रहे होंगे, इसी तरह से चलते रहें आप, और आपके क्यूज जो कि टेस्ट में आने वाले हैं, क्लास 10th के जो सिलेबस में आ रहे हैं, उसको मैं कवर करता रहूंगा। और आप, मुझे पूरा उम्मीद है कि आप मेरे साथ चलकर अपने मार्क्स अच्छी तरह लाएंगे और सवाल कोई छोड़ नहीं पाएंगे। तो मेरे साथ चलने के लिए आप मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको मेरे साथ बताए हुए वीडियो का आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो अगले वीडियो तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।